देखिए पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है। देखिए जब आप मध्यम मार्गी देखते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है। इंग्लिश में देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडरेट। मॉडरेट देखते हैं तो आपको कुछ कुछ समझ में आता है कि यहाँ पे गरम दल और नरम दल की बात हो रही है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट की बात हो रही है। तो इसको जानने के लिए पहले हमको चलना पड़ेगा सूरत स्प्लिट में 1907 में। सूरत विभाजन, कांग्रेस का जो सूरत में विभाजन हुआ था 1907 में, उसके बारे में बताया गया है। ये एक क्वेश्चन आता है कि सूरत में जो विभाजन हुआ था 1907 में वो किस नदी के किनारे हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिवर का नाम पूछा गया है, तो ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, अब क्यों हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये विभाजन इसलिए हुआ था, जो मॉडरेट जो नरम दल के लोग थे, जो मॉडरेट नरम दल के लोग थे उस समय, मीन्स एक गुट बन गया था, उनका नाम मॉडरेट नरम दल रखा गया था। वो चाहते थे कि सूरत अधिवेशन में जो है रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बनाया जाए। किसको प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनाया जाए? रास बिहारी घोष को। लेकिन जो गरम दल के लोग थे, या जिसको आप एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रेसिडेंट 1907 में किसको बनाया गया? रास बिहारी घोष को बनाया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो 1906 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। और कलकत्ता अधिवेशन में कुछ जो है उद्घोष पारित हुए थे, उसमें से एक था स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। क्या था? स्वदेशी बहिष्कार। दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा से रिलेटेड था। दूसरा किससे रिलेटेड था? राष्ट्रीय शिक्षा से। और इसके बाद स्वशासन से रिलेटेड था। ये तीनों चीजें जब ये इनमें विरोध हो गया, रास बिहारी घोष को जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया सूरत अधिवेशन का, तो उसके बाद से ये तीनों चीजें अच्छी तरह से फॉलो नहीं हो सकी, जिसके वजह से कांग्रेस के अंदर विभाजन हो गया और इसको नाम दिया गया सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, सूरत विभाजन, जो कि ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। तो इसमें से दो लोग, जो रास बिहारी घोष को तो हमने प्रेसिडेंट बना दिया, अब गरम दल के लोग कौन कौन थे? देखिए लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय के साथ बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये चारों लोग जो है लाला लाजपत राय के साथ थे, और ये चारों लोग अलग होके अपना एक अलग दल बना दिए, जिसको गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडरेट, मीन्स इसमें से कौन जो है नरम दल का नहीं है। तो देखिए आपको गरम दल याद करने में आसानी होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनको लाल बाल पाल से भी याद रख सकते हैं, अरविंद घोष। तो ये जो है गरम दल के थे, तो इस ये जो है नरम दल के नहीं थे। अगर आप मॉडरेट याद करेंगे, नरम दल के लोगों को याद करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? देखिए बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस शासन कब से कब तक किए थे? ये जो 1786 से 93 तक शासन किए थे। और इनके राज्य जब ये शासन किए थे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी थी जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो एक एक करके देख लेते। पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये युद्ध जो हुआ था 1789 से 92 तक हुआ था। और इसके बाद, इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, उसका नाम दिया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो ये दोनों जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ही हुआ था। और इन्होंने एक कोड अपना दिया था, ये भी कोड पूछता है तो ये तो सबको पता होगा, कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड इन्होंने सन 1793 में दिया था। और इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त, जो क्वेश्चन में पूछा, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। इसमें क्या था कि किसी भी किसान को अपने हिस्से का 10/11 भाग जो है कंपनी को देना था। मीन्स उसको 11 भाग करना था, उसमें से 10 भाग कंपनी को देना था, और एक भाग जो है 1/11 भाग वो अपने पास रख सकता था। तो ये अस्थाई बंदोबस्त के रूल थे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम लागू हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने ही टाइम पे जो है प्रशासनिक सेवा शुरू की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। और सबसे पहले जो भारतीय थे 1923 में श्री आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये क्वेश्चन बहुत आता है, आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा सबसे पहले क्लियर की थी। और 1789 में
इन्होंने दासों के व्यापार पर रोक भी लगाया था। किस पे रोक लगाया था? दासों के व्यापार पर। और एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसे कौन से वायसराय थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जिनकी समाधि इंडिया में है? तो यही थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनकी समाधि कहाँ पे है? गाजीपुर में। यूपी में एक जगह है गाजीपुर, वहीं पे इनकी समाधि है जो इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो है चाणक्य थे। कभी कभी चाणक्य की जगह दो नाम और दे देता है, विष्णुगुप्त करके दे देता है ऑप्शन में, या कौटिल्य दे देता है। दोनों इन्हीं के नाम है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीनों नाम एक ही आदमी के हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक यही थे। और ये जो प्रधान सेवक थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, ये प्रधानमंत्री थे। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पूछ चुके हैं। तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण जो है 1972 में हुआ था। और इस अधिनियम का नाम क्या था? कोकिंग। इसका नाम है कोकिंग कोल माइंस अधिनियम। 1972 में ये जो है पारित हुआ था। इसके बाद एक अधिनियम पारित हुआ था, कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम 1974 में। इसमें कोयला संरक्षण और कोयला खानों में नए प्रौद्योगिकी लगाने का कार्य सौंपा गया था। कौन सा इसके बाद नियम हुआ था? कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम 1974। इसके थ्रू जो है कोयला के जो संरक्षण पे, कोयला खान में नए प्रौद्योगिकी के विकास में, खानों में सुरक्षा और खनन कार्य में सहायता जैसी गतिविधियों का खर्च चलाने के लिए जो है इस अधिनियम को लाया गया था, कोयले खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम 1974। लेकिन इसका जो नेशनलाइज्ड राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1972 में। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा था? देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक जो है एडम स्मिथ थे। किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने लिखा था। इनके बारे में भी देख लेते हैं। डेविड रिकॉर्डो। डेविड रिकॉर्डो ने द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन बुक लिखी थी। डेविड रिकॉर्डो ने कौन सी बुक लिखी थी? द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। श्रीमती जॉन रॉबिन्स, इन्होंने द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल बुक लिखा था। कौन सा बुक लिखा था? इन्होंने बुक लिखा था द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इन दोनों के लेखक एम के गांधी, श्री महात्मा गांधी जी थे। कौन कौन सी बुक? इंडिया ऑफ माई ड्रीम एंड माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा था। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी देख लेते हैं। जो इनकी दो मेन बुक है जिसके बारे में पूछता है, पहली है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरी बुक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दो बुक जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी थी। एम के गांधी ने इंडिया माई ड्रीम्स एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी थी। जेबी कृपलानी ने भी कुछ अच्छी बुक लिखी थी, उनके बारे में भी देख लेते हैं। आपके जेबी कृपलानी ने 3 मेन बुक लिखी थी, 2 मेन बुक थी। पहली थी गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, गांधी हिज लाइफ एंड थॉट। दूसरी बुक थी द नाइटमेयर एंड आफ्टर, द नाइटमेयर एंड आफ्टर। तो ये इनकी 2 मुख्य बुकें थे जिनके बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे था? तो देखिए, गांधी के जो है दांडी मार्च का संबंध आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से था और इसी के थ्रू इन्होंने जो है नमक कानून तोड़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कब हुआ था? 1930 में। 1930 में जो है इन्होंने दांडी मार्च किया था। अब यहां से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड। पहले समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब छोटी छोटी बातें करते हैं, छोटे से मतलब केवल अगर एक घर का, जैसे एक देश के अंदर अगर केवल एक घर के इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इसको हिंदी में सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं। ठीक है, इनका जो मूल सिद्धांत होता है कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइस ऑफ थ्योरी, कीमत का सिद्धांत। क्यों? देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों, छोटे छोटे चरों तथा व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का जब अध्ययन किया जाता है, मीन्स अगर एक स्टेट, एक राज्य, एक देश के अंदर केवल एक घर, अब एक घर किसी का व्यक्तिगत ही होगा कोई, अब चलिए एक घर से भी छोटे इकाई में पहुंच जाते हैं। अगर एक इंसान केवल अपने
अपने केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करे, इकोनॉमिक्स के बारे में जाने, अपने खर्च को देखे, कहाँ पे उसने खर्च किया है, कहाँ से उसको निवेश हुआ है, कहाँ से फायदा हुआ है, कहाँ से लॉस हुआ है, इन सब के बारे में देखे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी, कीमत का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एग्रीगेट डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड बग्ड बाय परचेजिंग पावर। डिमांड इन इकोनॉमिक्स इन, तो जो मैंने डिमांड एंड सप्लाई का लेक्चर आपको पढ़ाया है, वहां यहाँ पे इसको आई बॉक्स के पास लिंक दे दे रहा हूं, अगर आप अभी तक नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा कि अर्थशास्त्र, डिमांड इन इकोनॉमिक्स मींस क्रय शक्ति पर आधारित मांग, डिमांड बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। क्यों? अब थोड़ा समझते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में मांग एक प्रभावी इच्छा है जिसमें तीन बातें शामिल है। तीन बातें हमने बताई थी, कौन कौन सी शामिल है? पहली बात, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, पहली बात डिजायर, लेकिन केवल डिजायर हो तो वो मांग नहीं होता है। सेकंड चीज, वस्तु को खरीदने के उपलब्ध सामान, मींस अगर आपको एक कार खरीदनी है तो आपकी इच्छा होनी चाहिए और उसके लिए आपको पास पैसा होना चाहिए। बिना पैसा के आप कार नहीं खरीद सकते, तो वो सामान होना चाहिए। और साधनों को खर्च करने की तत्परता, अगर आपको कार और घर दोनों खरीदना है तो आपको घर की जगह कार पे ही वो पैसा खर्च करना चाहिए। जो आपके पास पैसा है मींस साधनों को खर्च करने की तत्परता। ये तीन चीजें थी जो बहुत पहले से चली आ रही। अब कुछ नए अर्थशास्त्रियों ने दो नए चीज जोड़े हैं डिमांड में। पहला है वस्तु प्राप्ति की इच्छा कीमत विशेष से होना, और दूसरा है मांग का संबंध किसी समय विशेष से होना। ये दोनों आप कहीं नोट कर लीजिए। पहला है वस्तु प्राप्त की इच्छा कीमत विशेष से होना, दूसरा है मांग का संबंध किसी समय विशेष से होना। तो ये चीजें थी। मांग कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप देख लीजिए। मूल्य मांग होता है, मूल्य मांग, आय मांग और आड़ी या तिरछी मांग। सेकंड क्या होता है? आय मांग, एंड थर्ड आड़ी या तिरछी मांग। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ होता है क्रय शक्ति पर आधारित मांग, कि आप वो सामान खरीद सकते हैं या नहीं। गृहिणी के हाथ का औजार क्या है? देखिए, अ हैमर इन द हैंड ऑफ अ हाउस वाइफ इज अ गुड। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। उपभोक्ता आप जानते हैं, कंज्यूमर क्या होता है, कैपिटल के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। मुक्त और मध्यस्थ, ये दोनों चीज आप नहीं पढ़े, ये दोनों चीज हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, पहली बात, वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु उसे कहते हैं जो उत्पादन के द्वारा प्राप्त होता है या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इतना तो आप सभी लोग समझ रहे हैं कि वस्तु जो है किसे कहते हैं। दो तरीका होता है, जो उत्पादन के द्वारा प्राप्त होता है या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, वो दोनों वस्तु है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, जो विनिमय के लिए उपलब्ध है, ये भी हो सकता है कि जो खरीद फरोख्त के लिए उपलब्ध है, जो विनिमय के लिए उपलब्ध है, ये भी वस्तु हो सकता है। तो तीन तरह से वस्तु को जाना जा सकता है। अब मुक्त वस्तु किसे कहते हैं? मुक्त वस्तु वह है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मीन्स अगर कोई चीज बहुत ज्यादा उपलब्ध है तो उसे कोई भी ले सकता है, तो क्या हो गई? मुक्त वस्तु हो गई। क्या हो गई? मुक्त वस्तु। अब जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप मूंगफली की दुकान पे जाइए किसी, तो आप एक मूंगफली उठा खा लेते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि सस्ती है और बहुत ज्यादा उपलब्ध है। लेकिन अब कहीं ऐसी चीज पे जाइए, क्या आप गोल्ड का एक दाना उठा के ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी है और उपलब्ध भी नहीं है। तो मुक्त वस्तु किसे कहते हैं? जो बहुत ज्यादा उपलब्ध हो, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, जिस और इसकी औसत लागत नहीं होती है। जैसे वायु, आप वायु भी समझ सकते हैं। वायु हो या वो मूंगफली हो, जो आपने एक मूंगफली खाई, उसके लिए आपको कुछ लागत नहीं देना पड़ता, कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है। तो मुक्त वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और जिसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़े। और इंटरमीडिएटरी वस्तु, मध्यस्थ वस्तु क्या होती है? जो उत्पादन में सहायता करता है। जो वस्तु उत्पादन में सहायता करे वो मध्यस्थ वस्तु होती है। तो गृहिणी के हाथ का औजार क्या है? देखिए, गृहिणी क्या करती है? घर में वो खाना बनाती हैं, उत्पादन करती हैं, प्रोड्यूसर करती हैं। तो उनके हाथ का औजार क्या होगा? इंटरमीडिएटरी, मध्यस्थ वस्तु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक लेखा सीमित के बेसिक मूल आधार क्या है? तो आप ये तो सब लोग जानता है कि लोक लेखा सीमित जो है सर्वाधिक निकायों, ट्रेंडिंग और विनिर्माणों, स्कीमों और परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरण की जांच करती है। तो इसका ऑप्शन ए ही होगा,
क्योंकि ए में आंसर मिल गया। बेसिकली देखिए, लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और महालेखा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करती है। किसकी जांच करती है? विनियोग की, वित्त लेखा की, महालेखा नियंत्रक की और लेखा परीक्षक की। इन लोगों की रिपोर्ट की जांच करती तथा यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन संसद के निर्णय के अनुरूप ही तो खर्च हुआ है, कहीं अपव्यय, हानि या निरर्थक तो नहीं किया गया। तो ये है लोक लेखा समिति। भारतीय संविधान कैसा है? देखिए, भारतीय संविधान का जो ढांचा बना था वो एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संघात्मक भी है। मीन्स भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघीय है, पूरी तरह से संघीय नहीं है, 1/2 है, और न ही एकात्मक भी पूरी तरह से नहीं है, इन दोनों का आधा है। तो इन दोनों का ये मिक्सर बनेगा अर्ध संघीय या संघीयवत, क्वासी फेडरल भारतीय संविधान। तो ये कुछ चीजें थी जो आज हम 10 से 12 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। बाकी क्वेश्चन कल और परसों मिल जाएंगे। ये जो 10/3/2013 का जीएस का पेपर, ये 3 पार्ट में खत्म होने वाला है, पार्ट 1, पार्ट 2, 3। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।